दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, इन चुनावों के अंदर जो बड़े बड़े सर्वेयर हैं, यानी कि सर्वे करनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये कंपनियां ज़्यादातर फेल हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हर हर मोदी और घर घर मोदी करने वाली ये सर्वेयर बड़ी कंपनियां मोदी जी को 400 पार, 300 पार, 350 पार दिखा रही थी। क्यों दिखा रही थी ये जानते होंगे, लेकिन जनता ने बाद में ये समझ लिया कि ये बड़े बड़े सर्वे जो हैं ये सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, इनका सर्वे इसी के आसपास रहता है। हरियाणा के चुनाव में इन्होंने थोड़ा सा सहजता बरती और सोचा कि सबको मिला के चलते हैं, तो हरियाणा में पूरी तरह से जितनी भी हिंदुस्तान के सर्वे की कंपनियां थीं, चैनल थे न्यूज़ के, सब ने एक राह अपनाई कि हरियाणा में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ वापस आ रही है, जीत सकती है। सबके सर्वे फेल हो गए, यद्यपि उसके पीछे बहुत सी कहानियां चल रही हैं, कैसे जीता गया, क्यों जीता गया, इलेक्शन कमीशन से लेकर हर तरह का विवाद उसके अंदर है, लेकिन जीती भाजपा, और वो सारे सर्वे के अगेंस्ट जाकर के। अब दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव सर पे खड़ा हुआ है और झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और आरएसएस का गढ़ है, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनके बीच में भले कुछ मतभेद पैदा हुए हों, लेकिन ये दोनों किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को अपने हाथ से जाना नहीं चाहती। जब भी महाराष्ट्र की जनता पहले से ही उनसे नाराज थी और पहले से ही वो भाजपा से पिंड छुड़ा चुकी थी, लेकिन तोड़फोड़ की राजनीति के तहत भाजपा ने दोबारा वहां सत्ता हासिल की, जैसे मध्य प्रदेश में किया था। सिंधिया को तोड़ करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव है तो सर्वे होंगे, सर्वे रिपोर्ट आएंगी और आम जनमानस तक पहुंचेंगी, और उन सर्वे को आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। अब देखिए दोस्तों सॉरी, महाराष्ट्र में जो अभी सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे के बीच में तमाम महायुति के अंदर, महाविकास आघाड़ी के अंदर, खासतौर से महायुति के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल फुथल है, क्योंकि पहले चुनाव के घोषणा के पहले ये बात तय थी कि शिंदे ही महायुति के चेहरे होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भाजपा की सियासत को जानने वाले ये समझते हैं कि भाजपा अंत समय में अब तक ब्रह्मास्त्र चलती है, और चाणक्य ने अपनी चाल चली। अब उस पर कौन कितना सक्सेस होगा ये तो वक्त बताएगा। शिंदे को साइडलाइन किया गया, अजीत पवार को आगे किया गया, और हालत यह है कि अब भाजपा ने सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे चुनाव पे लड़ रही है, और उसकी कोशिश ये है कि वहाँ पे महाराष्ट्र में जो सीएम बने वो फर्नांडिस बने, यानी भाजपा का चेहरा बने। जबकि शिंदे का मानना है कि उनके साथ ही विश्वासघात है, लेकिन शिंदे की हिम्मत नहीं कि वो ज़्यादा बोल पाए, यद्यपि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कई जगह इस बात का विरोध किया। अब जो सर्वे आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक है, सर्वे में ये बात तो तय हो गई कि महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रही है महायुति के अंदर, यानी कि शिंदे नंबर 2 पे आ सकते हैं, और नंबर 2 पे भी अगर 40 से कम सीटें पे आ गए तो समझ लीजिए कि शिंदे जी की राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जिसकी चांसेस ज़्यादा दिख रही है। अब ये रास्ता फर्नांडिस और अजीत के गठबंधन ने किया है, यह भाजपा की गहरी चाल है कि इस चाल में ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा भी सरकार से बहुत दूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रही है, और दावा तो यह किया जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है 100-105 सीटों पर चुनाव लड़कर। अगर कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी ने ज़्यादा सीटें दी होती, लगभग 150 के आसपास, भाजपा के आसपास, तो कांग्रेस कम से कम 100 से ऊपर सीटें जीत सकती थी। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के पक्ष में काफी अच्छी लहर है। अब सवाल
इस बात का है कि फिर परिणाम की तरफ पहुंच जा रहा है। तो दोस्तों, जो अभी 3 बड़ी एजेंसियों के सर्वे आए हैं, उसमें जो एकमत राय निकल के आ रही है वो अल्टीमेटली महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। इस बात की पुख्ता उनके सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव से लीड कर रही है, लेकिन उसकी लीड को कम भाजपा नहीं कर पाई, तमाम वादे प्रतिवादों के बावजूद। इस पर हम विस्तृत खबर देते हैं उसके पहले एक बात और बता दें कि भाजपा की पूर्व नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी साइना एनसी, तेज तर्रार प्रवक्ता थी, उन पर कुछ विवाद गहरा गया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन जो रोज हम करते आए हैं कि दोस्तों, दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कोई आर्थिक योगदान भी देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहाँ जाकर दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, माजरा बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला है, वक्त कम है और हर व्यक्ति उस परिणाम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है जो महाराष्ट्र में होने वाला है। झारखंड पे भी निगाह है, लेकिन बहुत बड़ी निगाह अगर है तो महाराष्ट्र पे है। अब यहां पर CSDS, सी वोटर और इलेक्टोरल वोटर्स के सर्वे आए हैं। देखिए, सी वोटर किसका है? सी वोटर देशमुख साहब का है और ये क्योंकि लोकसभा चुनाव में और हरियाणा चुनाव में एक लंबी मात खा चुके हैं, इसलिए इस बार जो उन्होंने सर्वे की शुरुआत की है बहुत फूक फूक के कदम रखा, बड़ा कंफ्यूजिंग रखा है। ये कहीं दोनों को खुश करने के लिए रखा है। कहीं वो बताते हैं कि 51% लोग शिंदे सरकार से खुश नहीं हैं, तो वही बताते हैं कि 43% लोग सरकार से खुश हैं और 3.5% लोग सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते। मतलब घूम फिर करके कंफ्यूजिंग सर्वे दिया है, जिससे कि कुछ भी परिणाम है इज्जत बच जाए, कि जो लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में नहीं बच पाई। ऐसे में ये स्थितियां उन्होंने थोड़ी कंफ्यूजिंग रखी, लेकिन इसका थोड़ा हद तक अगर हम आए तो CSDS ने और जो है ये इलेक्टोरल सर्विस ने काफ़ी स्थिति को साफ कर दिया है। देखिए, CSDS का साफ मानना है कि 51% लोग आज की डेट में चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सिंधी की सरकार जाए, उस सिंधी की सरकार के पक्ष में नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या उसके अंदर आई है कि उद्धव ठाकरे सीएम के रूप में जो चेहरा है, उद्धव ठाकरे को 28% लोग चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र के सीएम बने। वहीं शिंदे को नंबर 2 पर, फडणवीस नंबर 3 पे हर जगह है। यानी कोई नहीं चाहता कि भाजपा के फडणवीस या भाजपा का कोई सीएम महाराष्ट्र का सीएम बने, भाजपा का कोई व्यक्ति। घूम फिर के जो बात आ रही है वो उद्धव और शिंदे पे आ रही है। दोनों जगहों पर, चाहे वो इलेक्टोरल सर्वे हो या जो है CSDS का, दोनों उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में ही लड़ाई बता रहे हैं। यानी एक बात साफ है कि महाराष्ट्र का व्यक्ति जो मराठी मानुष है वो चाहता है कि शिवसेना का ही कोई व्यक्ति सीएम बने। यानी मोदी जी का कोई व्यक्ति चेहरा को महाराष्ट्र के लोग सीएम नहीं देखना चाहते किसी भी परिस्थितियों में। अब उद्धव बने या शिंदे बने, ये बात की बात है। देखिए, अब ऐसे में जो स्थितियां उत्पन्न होकर के आई हैं उसमें यह है कि सर्वे में एक सर्वे तो हटा दीजिए, यानी कि अगर आप हम सी वोटर की बात करते हैं तो उसके बहुत कंफ्यूजन है। 51% को दिखाता है कि सरकार के विरोध में है, फिर 41, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को कंप्लीट करके रख देता है कि भाई दोनों खुश रहो, जिसका रिजल्ट आए हम बोल दें हमने ऐसा बोला था। तो हम सी वोटर पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए CSDS का जो सर्वे है। अब CSDS सर्वे ने 2-3 चीज़ बड़ी क्लियर की हैं। पहली बात, सीएम का चेहरा, उसे क्लियर कट बोला है कि उद्धव ठाकरे सीएम के बेस्ट चेहरे हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा लोग वो सीएम के पद पर उद्धव ठाकरे को देखना चाहते हैं, जिसका कि मार्जिन करीब 28% है। 20 के आसपास जो लोग हैं वो क्या नाम है, शिंदे साहब को देखना चाहते हैं और 11% से जो 15% का मार्जिन है वो
फडणवीस जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं। यानी कि भाजपा को कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इनका कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने। देखिए, इसका एक बात बहुत साफ है कि क्या कारण है। भाजपा पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा 105, 130 की 5 सीट पाई थी। उसका ग्राफ इतना नीचे गिरा कि आज महाराष्ट्र का जो मराठी मानुष है वो चाहता ही नहीं कि भाजपा का कोई व्यक्ति सीएम बने। ये बहुत गौर करने की बात है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी क्या परिस्थितियां पड़ी, क्या ये तोड़फोड़ की जो राजनीति हुई, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा और इन के इन प्रकार की सरकार बनाई, इससे जो मराठी मानुष के दिल में, जहन में गुस्सा है और ये गुस्से का इजहार वो है लोकसभा के चुनाव में कर चुकी है। सबसे बुरी हालत करके भाजपा को वहां बैठा दिया और शिंदे को बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। भाजपा भी सेकंड थर्ड नंबर पर चली गई महायुति के अंदर, और कांग्रेस ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। शरद पवार की पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, शिवसेना ने दिया, और यही रीजन था कि 48 में 31 सीट केवल महाविकास आघाड़ी ने जीती। यानी कि भाजपा के प्रति वहां लोगों का गुस्सा था, वो गुस्सा अभी भी सर्वे में आ रहा है, विधानसभा चुनाव में भी। ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। यद्यपि आरएसएस ने पूरी ताकत लगा दी है कि महाराष्ट्र बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ, इज्जत बचाओ, आपसी झगड़े सुलझा लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार कैसे बने। लेकिन आरएसएस के चाहने से सरकार न बनती है न बिगड़ती है। कोशिश करना एक अपना अलग काम है, और ये कोशिश लगभग जारी है कि कैसे इसको किया जाए। अब देखिए, एक मेजर पिक्चर सामने आ गई। सीएसडीएस ये नहीं बताना चाह रहा है कि अल्टीमेटली कौन कितनी पार्टियां सीटें पाएंगी। अब जो ये आपका दूसरा सर्वे आया है, ये इलेक्टोरल सर्वे, ये कुछ पिक्चर क्लियर कर रहा है। इसका कहना है कि अगर हम इसके तौर पर देखें तो कांग्रेस लगभग 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें 68 सीटें जीत सकती है, 68। नंबर 2 पे उद्धव ठाकरे नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एनसीपी शरद पवार लगभग 44 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। ये बहुत अहम फैसला है मराठी मानुष का। और उद्धव ठाकरे तीसरे नंबर पे हैं महाविकास आघाड़ी में, लगभग 41 सीट जीत। ये भी उनका परसेंटेज ज्यादा है। 19% कांग्रेस को वोट मिल रहा है, 16% जो है उद्धव ठाकरे को मिल रहा है, लगभग 13% एनसीपी को मिल रहा है। एनसीपी की सीटें ज्यादा हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 157 से 160, 62 के आसपास सीटें आज की डेट में महाविकास आघाड़ी को मिल रही है। वही भाजपा जो 150 लगभग सीटों पर चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा सीटें उससे छीनी है, और ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब शिंदे को ज्यादा सीट दी गई होती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन भाजपा ने अपने ईगो को हर्ट ना होने के लिए सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, और यही रीजन है कि जो अभी सर्वे बता रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा लगभग 79 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। वहीं शिंदे गुट इस बार काफी नुकसान की स्थिति में है, और ये नुकसान उसको काफी ज्यादा हो सकता है। इस नुकसान की श्रेणी में लगभग उसकी स्थिति काफी खराब है। शिंदे को इस बात का इल्म जरूर रहेगा कि भाजपा ने अपनी चलाई और हमें बहुत कम सीटें चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उसके और एनसीपी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। देखिए, और ये अंतर ना होना एक सबसे बड़ी दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ टोटल सीटें पे अगर देखें तो भाजपा 117 सीट जीत पा रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी 157 से 165 सीटें के आसपास आ सकती है, यानी कि उसको स्पष्ट बहुमत तो मिल सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि शिंदे को 40 से नीचे सीट जीतना यानी कि उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडा सकता है। क्यों? देखिए, शिंदे के गुट के अंदर वही लोग हैं जो शिवसेना उद्धव से आए हैं। तो जिस दिन शिंदे की पार्टी का भविष्य अधर में नजर आया, उनके लोगों को भागने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब उनके साथ वर्षों दशकों तक साथ काम करते आए हैं। आज उनको लगता था कि भाजपा और शिंदे महाराष्ट्र में एक नई
पार्टी एक नई सोच को जन्म दे सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो ये लोग सरकार के साथ थे, ये शिंदे या भाजपा के साथ नहीं थे। तो ऐसे लोग जो सरकार में बने रहना चाहते हैं, वो चुनाव हारने की स्थिति में शिंदे गुट में एक बड़ा तबका वापस उद्धव ठाकरे के पास जा सकता है और ये एक बिग लीड हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो शिंदे का भविष्य है वो अधर्म हो जाएगा और इस प्रकार बहुत बड़ा योगदान भाजपा को भी जाएगा, क्योंकि भाजपा ने शिंदे को पहले से बहुत छोटे दायरे में लाके पटक दिया है और ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। ऐसे में परिस्थितियां शिंदे के लिए काफी नुकसानदायक हैं कि इस कंडीशन में शिंदे करे तो क्या करें। शिंदे बगावत कर नहीं सकते, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। जहां से आए हैं उसको बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन बर्बाद नहीं, मराठी मानुस ने, महाराष्ट्र ने उसको बचा लिया। अब शिंदे के पास करो या मरो के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या तो अच्छा परफॉर्म करो और या तो अपने आप को खत्म कर दो। अब इस परिस्थिति में भाजपा का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जो राजनीतिक हमारे विशेषज्ञ हैं वो मानते ये कि देखो, भाजपा किसी कीमत पे ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि पिछली बार हमने 105 सीटें जीती तो हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने। बात तो उसकी लाजमी है, सही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाजपा को जब शिंदे ये बताते थे कि आप लोकसभा के चुनाव का परिणाम को देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए, तो भाजपा इसको मानने के तैयार नहीं थी, उसको इग्नोर कर रही है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग चलते तो लगभग 100 से 120 सीटें वाकई शिंदे चाहते थे, उनको मिलनी चाहिए थी। अगर ये कर दिया होता तो शिंदे को तो फायदा होता ही होता। हाँ, भाजपा का सीएम नहीं बनता, लेकिन सरकार शायद बन जाती। और ये भाजपा ने गलती कर दी। भाजपा ने शिंदे को बहुत छोटा दिखा करके अजीत पवार के लाइन में क्यों मिला के खड़ा करके इसने गलती कर दी और खुद बहुत बड़ी सीट ले ली, और उसका नुकसान भाजपा को इस चुनाव में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, चुनाव में कब क्या होगा नहीं पता। हरियाणा में भी बहुत चुनाव की बयार बही, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और भारतीय लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आप जो है चुनाव आयोग के पास जाइए। चुनाव आयोग ने वैसे भी अभी हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही बेइज्जती के साथ रिपोर्ट दी है, जो कोई चुनाव आयोग नहीं करता है। लेकिन जो राजीव साहब हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा लेटर लिखा है, एक पॉलिटिकल लेटर, इस पर काफ़ी विवाद हो गया है और कांग्रेस ने आज धमकी भी दी है कि हो सकता है कि इनको हम लीगल एक्शन इनके खिलाफ लें, क्योंकि ये वक्तव्य जो है पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, किसी चुनाव आयोग का नहीं हो सकता है। और ये आरोप पहले से लगते आए हैं कि उनका जैसे चुनाव की घोषणा की जा रही है, इससे चुनाव को रोका जा रहा है, इससे चुनाव के दिन में हेरफेर की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, होने की तैयारी की जाती है, भले फायदा हो या ना हो। तो चुनाव की काउंटिंग में, चुनाव की वोटिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है चुनाव आयोग पर उंगलियां उठी हैं और चुनाव आयोग ने ये भी उसको खारिज किया है, क्योंकि उससे साथी संस्था है, उस पर कोई आप इमीडिएट कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर कहती है नहीं, आप आरोप लगाते रहिए, हम नहीं मानते, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, रास्ता एक है कि हम लीगल एक्शन के तरफ जा सकते हैं और कांग्रेस ने धमकी दी है कि अगर आपने इस तरह की बयानबाजी की है तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। एनीवे, ये तो बात की बात है। दोस्तों, अब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में जो जंग चल रही है वो चुनाव पूरी तरह से फंसा हुआ है। कब क्या होगा कुछ नहीं पता। भले ही ये सर्वे ये बताते हो कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में आगे चल रही है, लोकसभा चुनाव से चल रही थी, कांग्रेस भी बहुत लंबे समय से हरियाणा में आगे चल रही थी, चुनाव परिणाम जब तक नहीं आते तब तक उसकी सच्चाई को समझना इतना आसान नहीं है। अब सवाल इस बात का है, महाराष्ट्र में क्या होगा, आरएसएस क्या करेगी, शिवसेना क्या करेगी, उद्धव ठाकरे और शिंदे का भविष्य क्या होगा, ये चुनाव महाराष्ट्र का तय कर देगा। महाराष्ट्र से जुड़ी एक और खबर है जो काफी विवादित है। आपने साइना एनसी का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता थी और महाराष्ट्र के बारे में काफी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सामने वाले को एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अपनी बातों को बुलंद आवाज रखी है। लेकिन दोस्तों, राजनीति इसी को कहते हैं। अब भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया।
यानी कि आज की डेट में नेताओं का जो ईमान है, धर्म है, वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए है, पार्टी के लिए नहीं। और पार्टी वैसे ही हो गई है। पार्टी भी देखती है उसका फायदा नहीं हो रहा तो बड़े बड़े नेताओं को साइड कर देती है, फिर लोग चिल्लाते हैं। साइना एनसी को भाजपा ने टिकट दिया, उन्होंने सिंधी की पार्टी ज्वाइन कर ली और सिंधी की पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। अब सवाल इस बात का है कि शिवसेना पार्टी के एक सांसद हैं अरविंद सावंत, इन्होंने उस क्षेत्र में गए और वहां जाकर के एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के जो वक्तव्य है उसके दो मायने हैं। एक मायने निश्चित रूप से इतने गलत हैं जिसकी कि हर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, और किसी भी भारतीय महिला, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, ये तो प्रोफेशनल हैं, एक मजदूर भी महिला क्यों ना हो, गरीब महिला, उसके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया इस चुनाव के बारे में, प्रत्याशी बारे में, तो उनको कहना कुछ चाहिए था, उन्होंने बोला कुछ। इन्होंने कहा ये तो इंपोर्टेड माल है, यानी कि यहां नहीं मिला तो वहां चला दिया, वहां नहीं मिला यहां चला दिया। कहने का तात्पर्य उनका कुछ था। देखिए जो शब्द यूज किया, इंपोर्टेड माल, माल शब्द का जो उपयोग हुआ है वो निश्चित रूप से एक घृणा के पात्र है। वो आपकी सोच कुछ भी रही हो, आप कहना कुछ भी चाह रहे हो, लेकिन जो शब्दावली आपकी है वो घृणित मानसिकता का द्योतक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और इसी को लेकर साइना एनसी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं महिला हूं, माल नहीं। निश्चित रूप से ऐसे शब्दावली की भारतीय राजनीति में कोई भी जगह नहीं है और उसकी घृणित है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। आपकी सोच कुछ भी है तो बोलने के पहले आपको, अगर आपने ऐसी गलत शब्दों को बोला, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, राहुल गांधी बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी बोल देते हैं, लेकिन अगर आपने बोला तो आप इमीडिएट उसका सुधार भी कर सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये था। लेकिन आपने जो शब्दावली की उसके बाद कुछ बोला नहीं, इसका मतलब है कि आपने जो भी कुछ कहा वो आपका कमिटमेंट है, आप उस पर कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो। इस तरह की चीज़ें भारतीय राजनीति में बहुत समय से होती आ रही हैं। गंदी शब्दावली, घृणित शब्दावली का उपयोग खासकर चुनाव में बहुत होता है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या पुरुष के खिलाफ हो, ये होता रहा है और इस चीज़ की निंदा की जानी चाहिए। दोस्तों, आज आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के विश्लेषण के बाद कल मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में, नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार।